हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में लास्ट की क्लास में हमने पढ़े थे लास्ट में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग। अब हम कुछ यौगिकों के एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1 हमारे सिलेबस में है एथिल ब्रोमाइड। ये एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। अब चाहे एथिल ब्रोमाइड की चर्चा करें या किसी और कंपाउंड की चर्चा करें, तो किसी भी यौगिक के एनएमआर स्पेक्ट्रा की जब हम व्याख्या करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे नंबर 1 जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले हम देखते हैं उस यौगिक में प्रोटोनों का प्रकार कि यौगिक में कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं। नंबर 2, जब यौगिक में हम प्रोटोनों का प्रकार देखते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि यौगिक में कितने एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। नंबर जो महत्वपूर्ण दूसरी बात ध्यान रखते हैं वो ध्यान है कि वो जो प्रोटोन है, प्रोटोन समतुल्य हैं या असमतुल्य। अर्थात हम प्रोटोन की प्रकृति का ध्यान रखते हैं कि प्रोटोन समतुल्य हैं अथवा असमतुल्य। यदि समतुल्य प्रोटोन है तो सिग्नल की स्प्लिटिंग n+1 के नियम के अनुसार होगी, और असमतुल्य प्रोटोन है तो सिग्नल की स्प्लिटिंग n+1 और m+1 के अनुसार होगी। नंबर 3 जो महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखते हैं कि कौन से प्रोटोन की शील्डिंग होगी और कौन से प्रोटोन की डीशील्डिंग होगी। उसका हम पता लगाते हैं कि कोई भी जो प्रोटोन है, ये प्रोटोन यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव समूह या -I प्रभाव वाले समूह के निकट जुड़ा हुआ है तो इस प्रोटोन की तो क्या होगी, डीशील्डिंग होगी। अर्थात इसका जो सिग्नल है वो हमें डाउन फील्ड में प्राप्त होगा और उसके डेल्टा का मान ज़्यादा होगा, और अन्य जो प्रोटोन है वो प्रोटोन शील्डेड होंगे या शील्डेड प्रोटोन होंगे, और उस प्रोटोन का जो सिग्नल है वो हमें अप फील्ड में प्राप्त होगा। अर्थात उसका जो डेल्टा का मान है वो डेल्टा का मान कैसा होगा, कम होगा। तो इन 3 मुख्य बातों का हम ध्यान रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एथिल ब्रोमाइड की। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टाइप ऑफ प्रोटोन। तो एथिल ब्रोमाइड में यदि हम प्रोटोन के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के प्रोटोन हैं। एक मैथिल समूह के प्रोटोन जिनको हम A कहें, और दूसरे मैथिलीन समूह के प्रोटोन जिनको हम B कहें। तो इसमें कितने प्रकार के प्रोटोन हैं, 2 प्रकार के। अर्थात ये जो एथिल ब्रोमाइड है, ये एथिल ब्रोमाइड
2 NMR सिग्नल देता है। कितने सिग्नल देता है? 2। अब नेचर, प्रोटोनों की नेचर, तो अगर इनकी हम नेचर देखते हैं तो ये तीनों प्रोटोन एक समान अर्थात समतुल्य हैं, और ये दोनों प्रोटोन एक समतुल्य हैं। अर्थात यहाँ जो प्रोटोन के सिग्नल की स्प्लिटिंग है, वो सिग्नल की स्प्लिटिंग होगी N+1 के नियम के अनुसार। तो हम यह इस यौगिक के स्पेक्ट्रा की जब व्याख्या करेंगे तो सबसे पहली लाइन तो लिखेंगे कि इस यौगिक में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, और 2 प्रकार के प्रोटॉन होने के कारण ये हमें 2 NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है। अब ये 2 NMR सिग्नल कौन से हैं, इसकी व्याख्या हम सेकंड पॉइंट में करेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे हम वो लिखेंगे कि सब इसमें जो मैथिल समूह के जो प्रोटॉन हैं या मैथिल समूह के प्रोटॉनों का जो सिग्नल है, यह सिग्नल अपने निकटवर्ती मैथिलीन समूह के साथ इंटरेक्शन करता है। या कहें इस मैथिल समूह के प्रोटॉन निकटवर्ती मैथिलीन समूहों के इंटरेक्शन के कारण N+1 के नियम के अनुसार स्प्लिट होता है, और स्प्लिट होगा तो यह कितने प्रोटॉन हैं? 2। तो 2 + 1 कितना हुआ? 3। अर्थात ये जो मैथिल समूह का सिग्नल है, ये हमें ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। उसी तरह जो मैथिलीन समूह है, ये जो मैथिलीन समूह है, इस मैथिलीन समूह के प्रोटॉनों का जो सिग्नल है, ये सिग्नल भी निकटवर्ती परमाणु या के निकटवर्ती मैथिल समूह के प्रोटॉनों के साथ इंटरेक्शन करता है, और इनके साथ इंटरेक्शन करके N+1 के नियम के अनुसार ही स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही N+1 के नियम के अनुसार स्प्लिट होगा तो निकटवर्ती 3 प्रोटॉन है, तो 3 और 1 4। अर्थात इस मैथिलीन समूह का जो सिग्नल है वो हमें क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? क्वार्टेट के। नंबर 4 जो हम लिखेंगे कि कौन से प्रोटॉन डीशील्डेड है और कौन से सील्डेड है। तो अब इस यौगिक को देखते हैं, तो जो मैथिलीन समूह के प्रोटॉन है, ये सीधे विद्युत ऋणात्मक परमाणु ब्रोमीन से जुड़े हुए हैं, और ब्रोमीन से जुड़े होने के कारण इस मैथिलीन समूह के प्रोटॉनों की डीशील्डिंग अत्यधिक होती है। डीशील्डिंग कैसी होती है? अत्यधिक। अर्थात मैथिलीन समूह का जो सिग्नल है, वो सिग्नल हमें डाउन फील्ड में प्राप्त होता है, और डाउन फील्ड में प्राप्त होने के कारण इसके डेल्टा का मान अधिक होता है, और मैथिल समूह के प्रोटॉनों का जो सिग्नल है उसके डेल्टा का मान तुलनात्मक रूप से कैसा होता है? कम होता है। तो सामान्यतः इनका हम डाटा देखते हैं तो मैथिल समूह के प्रोटॉनों का सिग्नल हमें 1.7 ppm पर प्राप्त होता है। डेल्टा स्केल पर इसका मान 1.7 होता है, और मैथिलीन समूह के जो प्रोटॉन हैं
उन प्रोटॉनों का जो सिग्नल है वो डेल्टा स्केल पर 3.3 ppm पर प्राप्त होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो अगर हम इनको याद नहीं रखना चाहें तो हम केवल ये याद रख लें कि ये जो प्रोटॉन है निकटवर्ती परमाणु या निकटवर्ती विद्युतनीय परमाणु के साथ जुड़ा रहने के कारण इसकी डी शील्डिंग अधिक होती है, और डी शील्डिंग अधिक होती है तो इसके डेल्टा का मान ज़्यादा होता है। और जो प्रोटॉन दूर हैं उनकी डी शील्डिंग कम होती है, या कहें वो शील्डेड प्रोटॉन होते हैं तो उनकी डेल्टा का मान कम होता है। अब यदि हम एथिल ब्रोमाइड का NMR सिग्नल बनाएं तो ये एक डेल्टा स्केल है जिसका मान 0 से लेकर 10 तक होता है। अब हमने यहाँ केवल 6 तक दर्शाया, ये 10 तक होता है। अब उसमें हमने कहा कि ये जो एथिल ब्रोमाइड है, इस एथिल ब्रोमाइड में ये जो CH2 समूह है इसका सिग्नल हमें क्वार्टेट के रूप में और CH3 का सिग्नल हमें ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त हो। लेकिन ये जो क्वार्टेट है इसकी डेल्टा का मान अधिक होता है। अब हमें इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्ञात है तो हम उसको 3.3 के निकट बनाएंगे। लेकिन अगर ज्ञात नहीं होती है तो हम उसको, अगर याद नहीं है तो हम उसको दिखा देंगे कि क्वार्टेट हमें कहाँ प्राप्त होगा, डाउनफील्ड में, और ट्रिपलेट कहाँ प्राप्त होगा, अपफील्ड में। लेकिन हो सके तो इनकी डेल्टा की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। तो ये जो ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट का जो सिग्नल है वो हमें 1.7 पर प्राप्त होता है। यहाँ 1.7 इस तरह से हमें एक ट्रिपलेट सिग्नल प्राप्त होगा। और मैथिलीन समूह का हमें क्या प्राप्त होगा, क्वार्टेट, जिसकी डेल्टा का मान 3.3 के आसपास है। तो इस तरह से हमें एक क्या प्राप्त हो गया, क्वार्टेट सिग्नल प्राप्त हो गया। और यहाँ 0 पर एक TMS का सिग्नल है, ये हमें 0 पर TMS का सिग्नल प्राप्त हो गया, और बाकी की फिर हमें ये लाइन प्राप्त हो गई। अब ये जो ट्रिपलेट है वो ट्रिपलेट 3 हाइड्रोजनों का एक सिग्नल है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3H। और ये जो क्वार्टेट है वो 2 हाइड्रोजनों का एक सिग्नल है, या 2 प्रोटॉन के एक समूह का सिग्नल है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2H। तो इस तरह से हम एथिल ब्रोमाइड के NMR स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर सकते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड या इसकी स्थान पर कोई और दूसरा कंपाउंड हो तो भी उसके NMR स्पेक्ट्रा की व्याख्या हम इसी प्रकार से आसानी से कर सकते हैं।